ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात कर देते हैं K2 यानी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो पीक है उसके हवाले से हम आपको बताएं कि जो ताजा तरीन खबरें आ रही हैं कि पहली दफा हुआ है कि पाकिस्तान का एक मुकम्मल एक्सपीडिशन K2 को सर करने के लिए गया है। कोहपैमाई के हवाले से ही हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं आज प्रोग्राम में, और हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं कंसल्टेंट हैं कम्युनिकेशन के EKCNR के मुनीर अहमद साहब। मुनीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बुलाया और इस पे K2 एक्सपीडिशन पे बात करने के हवाले से। अच्छा मुनीर साहब, मुझे ये बताएगा इस एक्सपीडिशन के हवाले से कि ये पहली दफा हो रहा है कि पाकिस्तान का मुकम्मल तौर पर जो एक्सपीडिशन है, क्योंकि इससे पहले हम देखते थे कि जब भी सर करने की बात होती थी तो किसी फॉरेन डेलीगेशन के साथ या फॉरेन कोपैमाओं के साथ ज्यादा जाते थे। जी बिल्कुल सही बात है। ये पहली दफा पाकिस्तान की ऐसी एक्सपीडिशन है जो K2 सर करने गई है जिसमें सारे जो माउंटेनियर्स हैं, कोपैमा जो हैं, वो पाकिस्तान से हैं। पहले हमेशा से ऐसा हुआ है कि एक या दो लोग या जाते थे या कुछ पोर्टर्स जाते थे गैर मुल्की कोपैमाओं के साथ, और ये पहली दफा ऐसा है। और थैंक्स टू एवरेस्ट K2 CNR जो इटालियन ऑर्गेनाइजेशन है, और ये इटालियन की जो मोहब्बत है कराकोरम के साथ और K2 के साथ ये कोई 100 साल से ज्यादा की है। और शायद इतनी मोहब्बत हमने भी नहीं की K2 के साथ कि जितनी उन्होंने की। और 1909 से जब उनका पहला जो उनका इटालियन प्रिंस था वो आया, और उसके बाद फिर उनका रिसर्चर जो है 1913 में, और फिर इटालियन एक्सपेडिशन ने ही पहली दफा 1954 में K2 को सर किया था। तो अब इटालियंस ही इसकी 60वीं सालगिरह मना रहे हैं। एक्सपेडिशन के हवाले से बताइएगा मुझे साहब के बेस कैंप कायम किया, कब कायम किया? ये 14 जून को, 14 जून कितने लोग वहां पर? जी 8 पाकिस्तानी हैं जो इसमें गए हैं, और इसमें जो टीम लीडर हैं मोहम्मद तकी, उनका ताल्लुक भी गिलगित बल्तिस्तान से है। और उसके बाद जो क्लाइंबिंग लीडर हैं हसन जान, उनका ताल्लुक भी गिलगित बल्तिस्तान से है। और जो 8 के 8 लोग हैं वो सारे गिलगित बल्तिस्तान से ही उनका ताल्लुक है। और ये ज्यादातर क्या इन्होंने जितनी भी बाकी एक्सपेडिशंस में पिछले सालों में हिस्सा लिया वहां पे एज ए पोर्टर हिस्सा लिया। पिछले साल इनकी जब मुलाकात हुई एवरेस्ट K2 CNR के प्रेसिडेंट अगोस्टिनो द प्लेंजा से, तो वहां पर इन्होंने रिक्वेस्ट की कि जी हम K2 को एज ए कोपैमा जो है ना, एज ए माउंटेनियर सर करना चाहते हैं, तो हमें इसमें सपोर्ट किया जाए। सब हम देखते हैं कि पोर्टर्स हमेशा से फैसिलिटेट करते हैं जितने भी कोपैमा जाते हैं। जी, तो जी। एक पोर्टर को कोपैमा बनते हुए कितना वक्त दरकार होता है और क्या चीजें रिक्वायर होती हैं? इसमें बुनियादी तौर पर तो काफी वक्त लग जाता है। पोर्टर को जब आप लेते हैं तो बहुत रॉ होता है। कुछ वो पोर्टर्स होते हैं जिनको आप नीचे से लेके तो बेस कैंप तक चले जाते हैं, कुछ वो होते हैं जो आगे पहाड़ चढ़ सकते हैं। ठीक है। जाहिर है कि इसके लिए आपको जो माउंटेनियरिंग की स्किल्स हैं वो आना जरूरी है कि कैसे वहां पर आपने, एक तो ये है कि एक्लेमेटाइज खुद को करना है उसके मौसम के हिसाब से, फिर वो जो दुश्वार गुजार रास्ते हैं वहां पर रोप कैसे आपने फिक्स करनी है, और उसके फिर रोप के जरिए से आपने दूसरे लोगों को कैसे फैसिलिटेट करना। तो ये एक लेंथी प्रोसेस होता है, लेकिन ये कि मेरा ख्याल है कि कुछ वक्त, कुछ साल जरूर लगते हैं एक रॉ पोर्टर को एक स्किल्ड पोर्टर बनने तक। फिर माउंटेनियरिंग में जाहिर है कि अब K2 के 4 कैंप्स हैं, बेस कैंप, एडवांस बेस कैंप, उसके बाद फिर 4 आते हैं, कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4, फिर समिट आती है। ठीक है। तो मतलब पहले 3 कैंप तो कहते हैं कि आसान है, तो बाज लोग हैं वहां तक चले जाते हैं, लेकिन चौथे कैंप तक जाना, तीसरे से चौथे कैंप फिर समिट तक जाना, वो जरा दुश्वार गुजार है। अच्छा साहब, ये बताइएगा कि अब कहाँ पर है इस वक्त जो एक्सपीडिशन? इस वक्त कैंप 1 और कैंप 2 के दरमियान वो अपने रिशफल हो रहे हैं, खुद को एक्लेमेटाइज कर रहे हैं। 2 दिन पहले जो है उन्होंने अपना कुछ जो टेंट्स वगैरह थे वो बहुत ज्यादा तेज हवाओं के बावजूद और बर्फबारी के बावजूद उन्होंने अपने जो टेंट्स हैं हमारी एक्सपेडिशन ने वो कैंप 2 तक पहुंचाए हैं। और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में जब वो एक्लेमेटाइज हो जाएंगे, आपको पता है एनर्जी बहुत कंज्यूम होती है, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है, तो वहां पर जाहिर है कि सर्वाइव करना, और इवन माउंटेनियर्स के लिए आपने बाकी मुनीर साहब खाने पीने का क्या तरीकाकार होता है? जो सप्लाई होती है वो बेस कैंप 1 से जाती है, वो जाहिर है कि साथ का साथ अपना उनका फूड का सिलसिला जो है वो आगे पहुंचता रहता है। जाहिर है कि वो यहां से लेके जाते हैं। अब जो इतला आई थी कि कैंप 1 में इतना गार्बेज पड़ा हुआ है
उसके लिए आपको 2-3 हफ्ते उस गार्बेज को क्लीन करने के लिए चाहिए। जब वो कैंप 1 में पहुंची, पहली पाकिस्तानी एक्सपीडिशन थी जो इस सीजन में वहां पर कैंप 1 पर गई, तो वहां पर जाहिर है कि पूरा एक जगह होती है जहां पे, तो वहां पे गार्बेज इतना ज्यादा है, तो हम ना सिर्फ माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन पाकिस्तानी वहां पे गए हैं, बल्कि कुछ पाकिस्तानी और इटालियन K2 क्लीन एक्सपीडिशन पे भी जा रहे हैं। अच्छा। जो वहां से टनों के हिसाब से जो गार्बेज कैंप 1, 2, 3 ऊपर पड़ा हुआ है वो उसको लेके आए, और बहुत कुछ होता है। जाहिर है कि वहां पे वो रहते हैं और अपने उनके वहां पे जो फूड की वेस्टेज होती है और दूसरी जो वेस्टेज, जाहिर है वहां पे जब आप मुकम्मल तौर पर रह रहे होते हैं तो रफ़ा हाजत और ये सारी आप एक्टिविटीज वहीं पे कर रहे होते हैं, कोई बचा हुआ वो सारा वहां से फिर आमतौर पे लोग उठा के नहीं लाते। लेकिन हम वहां पे ये लोगों को एजुकेट करें कि जो लोग ऊपर जा रहे हों वो कम से कम अपना लेकर आए। लेकिन फिर भी हमने देखा है पिछले सालों में कि लोगों ने कभी अपनी जो वेस्ट है उसको मैनेज नहीं किया। हम पिछले 4 साल से K2 क्लीन की भी साथ चलाते हैं। अच्छा मुनीर साहब, अब ये बताइएगा कि हुकूमती सतह पर किस हद तक सरपरस्ती हासिल है ट्रैकिंग को आम करने के हवाले से, कोपैमाई को आम और फैसिलिटेट करने के हवाले से बताइएगा। बात यह है कि जिस तरह बहुत सारे खेल जो है ना पाकिस्तान में, वो कोई इतनी उनके ऊपर तवज्जो नहीं है। माउंटेनियरिंग एक ऐसा है कि जो रिसोर्स इंटेंसिव है, जिसमें बहुत सारे पैसे भी चाहिए होते हैं, बहुत सारी स्किल्स चाहिए होती हैं। अब जब हम हॉकी की सूरत हाल देखते हैं तो वो कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, जो कि हमारा कौमी खेल है। तो जो इतने दूर दराज इलाकों में जाके माउंटेनियरिंग करना, ये ट्रैकिंग करना, लेकिन इस पे हुकूमत को थोड़ी तवज्जो देने की जरूरत है। जहां पर गैर मुल्की आते हैं, आपका ज़र मुबादला आता है, और अगर आप वहां पर फैसिलिटीज वहां पे सहूलतें बेहतर कर दें और वहां पे सिक्योरिटी का सिस्टम, जैसे यहाँ पे के गिलगित बल्तिस्तान में कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, कोई बहुत ज्यादा मखदूश नहीं है वहां पर। लेकिन मुनीर साहब, जो हमने देखा कि 2 बरस पहले जो वाकया हुआ नागा पर्वत वाला, उसके बाद अब देख रहे हैं कि दोबारा से लोग जो फॉरेनर्स हैं, जो कोपैमा हैं, वो आ रहे हैं पाकिस्तान। ये कितना खुशाइंद है? ये बहुत अच्छी बात है। अब आप ये देखें कि अभी जो मालूम हुआ है कि 5-6 एक्सपीडिशंस जो हैं, जो ओवर इनका बनता है, जो 90 से ज्यादा लोग जो हैं, ठीक है, वो सिर्फ K2 एक्सपीडिशन के लिए जा चुके हैं। अच्छा। और हमने मार्च में किया था कराकरम फेस्टिवल लाहौर में, उनको बताने के लिए कि हमारे पास जो K2 है और जो कराकरम का एरिया है, वहां पे ट्रैकिंग की और एडवेंचर टूरिज्म की, माउंटेनियरिंग की, और वैसे वहां पे कितनी झीलें हैं, क्या है, इन सारे के बारे में। और अब पंजाब में से खुशाइंद बात यह है कि डोमेस्टिक टूरिज्म जो है लाहौर और पंजाब के इलाकों से, वो बहुत ज्यादा बड़ा है इस तरफ। और पिछले दिनों जब वहां पे जाने का इत्तेफाक हुआ तो बताया गया कि वहां पर एक हफ्ते में 400-500 लोग जो हैं वो पंजाब से आ रहे हैं। सही। तो अगर हुकूमत भी इसमें साथ दे, क्योंकि जो गैर सरकारी तंजीमें हैं ना, वो बहुत कम काम उनका होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, हुकूमतें बड़े काम करती हैं। तो अगर ज्यादा डोमेस्टिक टूरिज्म को प्रमोट करें ना हम, तो फिर भी जो हमारे। अच्छा, आपने ये बात सही की कि पंजाब से भी बहुत से लोग आ रहे हैं। जो असल में जो एक्सपीडिशंस पर जाते रहे हैं, वो हमने पहले देखा कि ज्यादा गिलगित बल्तिस्तान के लोग थे, जिन्होंने अभी पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया। मैं तस्करा करना चाह रहा हूँ समीना बेग और उनके भाई का। तो अब पंजाब से भी लोग जा रहे हैं, पंजाब से भी लोग ट्रैकिंग की तरफ राग़िब हो रहे हैं, और ज्यादातर नौजवान लोग हैं। लेकिन उसमें एक जो छोटी सी बात है कि नौजवानों को ये मालूम नहीं होता कि हम कहाँ जा रहे हैं। वो टी शर्ट में आम से जूते पहन के बिल्कुल ऐसे कि जैसे शायद साहिल समंदर पे जा रहे हैं या रावल लेक के ऊपर जा रहे हैं। ये मैं एक बताना चाहता हूं कि ये बिल्कुल इतना आसान ट्रैक नहीं है वहां पे जाना। अभी पिछले दिनों हमने वो सुना कि वो एक नौजवान जो है वो गोंदगरोला जो हमारा जो ट्रैक है उसके ऊपर वो फिसल भी गया और उसकी जान चली गई। चाहते हैं कि प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। ट्रेनिंग होनी चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो रिकॉग्नाइज्ड लोग हैं, जो ट्रैकिंग करते हैं, जो एडवेंचर टूरिज्म से रिलेटेड हैं और अच्छे नाम हैं, उनके साथ मिलके एटलीस्ट वो आपको गाइड तो करें। वो आपको बताएंगे कि आपको जूते किस तरह के चाहिए, आपको साथ में वहां पे फूड का क्या हिसाब होगा। वहां पे तो फूड नहीं मिलेगी ना उस तरह से। सही। जब आप इस ट्रैक पे जाते हैं। मुनीर साहब, हम उम्मीद करते हैं कि जो K2 का पाकिस्तान का एक्सपीडिशन है वो कामयाबी से लौटे, और इंशाल्लाह मेरा ख्याल है ये एक्सपीडिशन जो है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ इंशाल्लाह ये कामयाब हो जाएगा। और हम तवक्को कर रहे हैं। इट्स प्लेजर। थैंक यू वेरी मच।
मुनीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि जो पाकिस्तान का पहला K2 का एक्सपेडिशन है वो रवाना हो चुका है और उम्मीद की जा रही है कि इस महीने के आखिर तक वो कामयाबी से वापस लौट जाएगा। दीगर भी हमने ट्रैकिंग के हवाले से, कोपैमाई के हवाले से उनसे सवालात किए और जवाबात उनसे हासिल किए। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी, जिसको एक्नेक कहा जाता है, उसने 12 मंसूबों की मंजूरी दे दी है। 440 अरब रुपए लगेंगे इन मंसूबों के लिए। आपको ये बताएं कि इसमें जो सबसे बड़ा मंसूबा है वो कराची मुल्तान लाहौर मोटरवे प्रोजेक्ट है और इस पर कहा जा रहा है तकरीबन 260 अरब रुपए की मालियत का ये प्रोजेक्ट है और अक्टूबर 2017 में इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। आपको ये भी बताएं कि जो गवादर में तकरीबन 6.499 अरब रुपए की लागत से फ्री ट्रेड जोन के क्याम की बात है, वो भी इसमें मंजूर किया गया है। इसके अलावा तकरीबन 60 किलोमीटर तवील हसन अब्दाल हवेलियां एक्सप्रेस वे की मंसूबे की मंजूरी भी इसमें दी गई है। और जहां तक फंडिंग की बात है, इसमें यह बताया जा रहा है कि तकरीबन 10% जो है वो वफाकी हुकूमत की जानिब से रकम दी जाएगी इन तमाम मंसूबों के लिए और चीनी हुकूमत से कर्ज की शक्ल में दीगर जो पैसे हैं, जो फंडिंग है वो होगी। इसके अलावा ये बताएं कि अक्सर जो प्रोजेक्ट इसमें शामिल हैं वो तकरीबन 2017 तक कंप्लीट होंगे, जिसमें सबसे पहले जो अगर बात की जाए तो वो 260 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है कराची मुल्तान लाहौर मोटरवे का और इस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अक्टूबर 2017 तक ये मुकम्मल हो जाएगा। ये तो थी कुछ डेवलपमेंट के हवाले से बातचीत। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं। इस वक्त सूरत हाल जो मुनाफाखोरी की है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की है, आमतौर पर पाई जा रही है। रमज़ान मुबारक से पहले ही बहुत से ऐसा माफिया सरगर्म अमल हैं जो मुनाफाखोरी कर रहे हैं और ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं। और वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ ने क्रैक डाउन का हुक्म दे दिया। उन्होंने कहा है कि जितने भी मुनाफाखोर हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इस मुनाफे को वापस लिया जाए। जो रिलीफ हुकूमत की जानिब से दिया गया है वो सही तौर आवाम तक मुंतकिल हो। उन्होंने ये भी अहकामात सादिर किए हैं कि ज़ख़ीरा की गई जितनी भी अशिया ज़ख़ीरा अंदोज़ों की जानिब से हैं उनको फौरी तौर पर वापस लाया जाए और इसमें अहम रोल प्ले कर सकते हैं सूबाई वज़रा, कैबिनेट के जो मेंबर्स हैं। इसके अलावा जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं वो बनाई गई हैं। इसके अलावा जो वहाँ पर मजिस्ट्रेट हैं वो भी बताए गए हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि रमज़ान बाजारों में फलों, सब्जियों और दीगर जो अशिया ज़रूरियाँ हैं उसकी कीमतों को भी कंट्रोल करने के हवाले से बात की गई है और वज़ीर आला पंजाब ने अहकामात सादिर कर दिए हैं। अब आगे आने वाले दिनों में देखना है कि रमज़ान के दौरान किस हद तक सूरत हाल बेहतर होती है और ये जो माफिया है इसका कला कमा हुकूमत की जानिब से किया जा सकता है। आगे बढ़ लेते हैं, प्रोग्राम में बात कर लेते हैं मारूफ सूफी गुलकार अल्लन फ़कीर की, जिनकी आज 14वीं बरसी है और आपको ये बताएं कि हमसे बिछड़े उनको 14 बरस बीत गए हैं। सिंधी ज़बान के लोक फनकार हैं और सिंध के इलाके जाम शोरों में उनकी पैदाइश हुई। 1932 में सूफियाना कलाम गाकर उन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम किया। जहां तक फ्यूजन की बात है तो ये बात तो वाजे है कि सबसे पहले अगर पाकिस्तान में सूफी म्यूजिक और पॉप म्यूजिक को फ्यूज किया गया तो वो भी अली शेखी और अल्लन फ़कीर की जानिब से किया गया है। जेकी में हार